हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं तू ही मेरी दीवानगी। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि इर्तिज़ा शाह अलीज़ा का निकाह साहिल के साथ फिक्स कर देते हैं और रुखसती का बाद में बोलते हैं। दूसरी तरफ हरीम बेगम अजान को कॉल करके बोलती हैं कि मैंने बरसों जो तुम्हें वादा किया था आज उसे मैं तोड़ती हूँ और तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और अजान पाकिस्तान की टिकट बुक करवा लेता है पाकिस्तान आने के लिए। अब उससे आगे अलीज़े मुसलसल 2 दिन से बुखार में तप रही थी। किसी भी सूरत उसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तीनों अपनी लाडली की ऐसी हालत देखकर तड़प गए। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकते थे उसे इस हालत में। जोहान ने आज ऑफिस से छुट्टी की हुई थी, लेकिन कुछ देर पहले ही इर्तिज़ा शाह ने उसे कुछ ज़रूरी फाइल ना मिलने की सूरत में ऑफिस बुलाया था। दानियल और गाजी भी आज जल्दी आ गए थे और अब दानियल उसके पास बैठा उसे ज़बरदस्ती सूप पिला रहा था। दानी भाई, बस मुझसे अब और नहीं पिया जाएगा। अलीज़े उसका हाथ पकड़े हुए बोली। गुड़िया, बस थोड़ा सा रह गया। दानियल प्यार से बोला। नहीं भाई, बस अब और नहीं पिया जाएगा, मुंह बनाते हुए बोली। ओके, फिर अब ये मेडिसिन ले लो। दानियल उसे मेडिसिन देता हुआ बोला। गुड़िया, अब आप आराम करो। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे या किसी को बुला लेना। दानियल प्यार से उसका माथा चूमता हुआ बोला और गाजी के साथ कमरे से निकल गया। वो दोनों जैसे ही कमरे से निकले तभी दानियल की टक्कर फजर से हुई। बामुश्किल ही दोनों गिरते गिरते बचे। सॉरी, वो गलती से हो गई। फजर अपने सामने दानियल को देखकर नजरें झुकाए बामुश्किल अटक कर बोली। उसके सामने हमेशा उसकी बोलती बंद हो जाती थी। दानियल फजर को अपनी आंखों के सामने देखकर अपनी इतने दिनों की प्यासी आंखों की प्यास मिटाने लगा। वो खड़ा गहरी नज़र से उसे देख रहा था, जिसने लाइट पिंक कलर की शलवार कमीज के साथ सर पर भी हम रंग दुपट्टा लिए बहुत प्यारी लग रही थी। दानियल को यकटक फजर को देखता पाकर गाजी की ज़बान पर खुजली हुई। भाई, मैं चलता हूँ, आप दोनों अपना रोमांस जारी रखें। गाजी शरारत से कहते ही एक आंख वांक करता हुआ वहाँ से चला गया। फजर तो उसकी बात सुनकर सटपटा गई। वो दानियल की खुद पर जमीन नजर से मुसलसल घबरा रही थी। आप कब वापस आई? दानियल उसे यूं ही चुप देखकर आखिर खुद ही बोला। जी, अभी कुछ देर पहले ही। वो नज़र झुकाए बोली। अभी कहाँ जा रही थी? दानियल मुसलसल उसके चेहरे पर नज़र जमाए हुए बोला। अलीज़े के पास। जाइए। दानियल उसको रास्ता देता हुआ बोला। उसे रोने की तैयारी करता देख दानियल ने उसे जाने की इजाज़त दी। उसके पीछे हटते ही वो ट्रेन की स्पीड से अलीज़ा के कमरे की जानिब भागी। पता नहीं कब ये ठीक से बात करेगी, पागल। दानियल बड़बड़ाते हुए कहता आगे बढ़ गया। शाम को दोनों भाई जोहान के कमरे में मौजूद थे। भाई, मुझसे अब अलीज़े की ऐसी हालत और नहीं देखी जा रही, 2 दिन में ही मुरझा सी गई है। दानियल बहन की तकलीफ़ महसूस करता हुआ दुख से बोला। जी भाई, दानी भाई ठीक बोल रहे हैं। पहले तो वो कम बोलती थी, लेकिन अब तो वो बोलती ही नहीं। हर वक्त अकेले बैठी कुछ न कुछ सोचती रहती है और ना अब मेरी किसी बात पर हंसती मुस्कुराती है, ना गुस्सा करती है। गाजी भी बहन के लिए फ़िक्रमंद हुआ, लेकिन जोहान और मिशाल को मुसलसल मुस्कुराते देख दोनों ही ठटके। भाई, आप ठीक हैं? गाजी हैरत और बेयकीनी से बोला। क्यों, मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ? जोहान उसकी तरफ देखता हुआ मुस्कुराकर बोला। लग तो ऐसे ही रहे हैं। जोहान उसे घूरा। नहीं भाई, मेरा मतलब वो। गाजी बड़बड़ाया। जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई ने इस मसले का हल ढूंढ लिया है। दानियल जोहान के चेहरे पर नजर जमाए बोला। कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन क्या? गाजी ने सवाल किया। तुम लोगों के लिए बस इतना जानने के लिए काफ़ी है कि ये निकाह किसी भी सूरत नहीं होगा और तुम लोग निकाह की तैयारियां शुरू करो। भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी आप कहते हैं कि ये निकाह नहीं होगा और अब कह रहे हैं निकाह की तैयारी करो। दानियल झंझलाकर बोला। ऐसा ही हाल गाजी का था। तुम लोगों को मैंने जितना बोला है उतना करो और अब जाओ अपने कमरों में, रात काफ़ी हो गई है। जोहान उन दोनों की तरफ देखकर बोला तो दोनों ही भाई भाभी को गुड नाइट बोलते कमरे से निकल गए। इन दोनों के जाते ही मिशाल भी कमरे से जाने लगी जब जोहान की आवाज़ आई। बेगम साहिबा, अब आप कहाँ चली? मैं ज़रा अलीज़ा को देख आऊँ, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? मिशाल मुस्कुराकर बोली। जोहान सिर्फ इतना ही बोला।
मिशाल दरवाज़ा धकेल कर कमरे में दाखिल हुई तो अलीज़े पसीने से शराबू तकिए पर सर रखे मुसलसल दाएं बाएं हिला रही थी। अलीज़े, उसकी हालत देख मिशाल जल्दी से आगे बढ़ी। अलीज़े मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। मिशाल उसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाते हुए बोली। कुछ ही देर में वो रिलैक्स होकर दोबारा सो गई। पिछले 10 सालों से ऐसे ख्वाब हर रोज़ देख रही थी जिसमें वो किसी के साथ खिलखिलाकर हंस रही होती है, वो लड़का उसे अपनी गोद में उठाया होता है। प्रिंसेस, मेरे पास आओ। लड़का मुस्कुराकर उसे अपने पास बुला रहा होता है कि अचानक वो लड़का गायब हो जाता है। ये ख्वाब वो पिछले 10 सालों से देख रही थी। अब भी उसी ख्वाब की वजह से वो बेचैन हो रही थी। मिशाल ने एक दुख भरी नज़र अलीज़े के मासूम चेहरे पर डाली जो 2 दिन में ही जर्द पड़ गया था। अलीज़े मेरी जान, ज़ुहान तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मिशाल दिल में बोली और आगे को झुककर उसके माथे पर अपने लब रखे और एक नज़र उसे देखे जो अब चैन से सो रही थी कमरे से निकल गई। आज पूरे 10 साल बाद उसने अपने वतन की मिट्टी पर कदम रखा था। एक खुशगवार सा सुकून उसे अपने अंदर महसूस हुआ। एक लंबी सर्द सांस अजान ने हवा के सुपुर्द की। आधे घंटे पहले ही उसकी फ़्लाइट लैंड हुई थी। अजान अपनी सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान चलता हुआ एयरपोर्ट से बाहर आया, जहां पहले ही उसके इंतज़ार में गाड़ियां खड़ी थीं। हर कोई इतने पुरकशिश खूबसूरत मर्द को मुड़ मुड़ कर हंसते से देख रहा था। वो एक सरसरी नज़र आस पर डालता गाड़ी में बैठ गया। उसका दिल धक धक कर रहा था। आज वो इतने सालों बाद अपने घर जा रहा था, अपनी फैमिली के बीच। ये एहसास ही उसका दिल धड़का रहा था। आधे घंटे की मसाफत के बाद वो घर पहुंचे। चौकीदार ने देखते ही जल्दी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही गाड़ियों का काफिला घर के अंदर दाखिल हुआ। गार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। कुछ ही देर में अजान हमदानी अपनी भरपूर वजाहत के साथ गाड़ी से बाहर निकला और एक भरपूर नज़र इस सफ़ेद बंगले पर डाली जो अपनी शान आप था। कितनी ही देर खड़ा वो इस सफ़ेद बंगले को देखता रहा। अजान ने एक लंबी सांस खारिज की और अपने बोझल कदम अंदर की जानिब बढ़ा लिए। अजान जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने ही अबान और हीरा आस पास से बाखबर एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ़ थे। इनका कुछ नहीं हो सकता। अजान इन दोनों को देखकर नफ़ी में सर हिलाते हुए बड़बड़ाया कि तभी उसकी नज़र किचन से निकलती हरीम बेगम पर पड़ी। लाइट पिंक कलर का सूट पहने, सफ़ेद नूरानी चेहरे के साथ, हमेशा की तरह दुपट्टा सर पर सलीके से ओढ़े हुए, वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी। हरीम बेगम की नज़रें भी उसी पर ठहर गईं। छोटी मामा, मुझसे मिलेंगी नहीं? खामोशी को अजान की भीगी हुई आवाज़ ने तोड़ा। यहाँ पर उनका सब्र जवाब दे गया और वो जल्दी से अजान की तरफ बढ़ी और दीवाना वार उसके चेहरे के एक एक नक्श को चूमने लगी। हीरा और अबान दोनों आंखें फाड़े अजान को अपने सामने देख रहे थे। मेरा बच्चा, मैं सदके वारी माँ भी कभी अपने बच्चे से नाराज़ हो सकती है भला? वह मोहब्बत से उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली। आज इतने सालों बाद माँ के सीने से लगे उसे अपने अंदर ढेरों सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। ऐसे आंखें फाड़े क्या देख रहे हो तुम दोनों? मैं ही हूँ। अजान उन्हें मुसलसल खुद को घूरता पाकर हरीम बेगम से अलग होते हुए बोला। भाई! दोनों एक साथ चीखे और भागते हुए इसके सीने से लग गए। अजान ने बारी बारी दोनों को खूब सारा प्यार दिया। ओ, तो इसलिए आप सुबह से हर चीज़ खुद अपनी निगरानी में भाई की पसंद की बनवा रही थी? हीरा सर पर हाथ मारते हुए बोली तो हरीम बेगम उसकी बात पर मुस्कुरा दी। भाई, हम आपसे बात नहीं करते, आपने अपने आने का हमें क्यों नहीं बताया? हीरा नाराज़गी से बोली। उसकी बात पर अब्बान भी मुत्तफ़िक हुआ। अच्छा, बता देता तो तुम लोगों के चेहरे पर यह खुशी कैसे जगता? अजान मुस्कुराता हुआ बोला। लेकिन भाई, अभी अबान बोलने ही लगा था कि जब हरीम बेगम ने उसकी बात काटी। बस चुप, अब कोई सवाल जवाब नहीं। मेरा बच्चा इतनी दूर से थका आया है और तुम सब के सवाल ही ख़त्म नहीं होते। हरीम बेगम ने दोनों को झड़का। अजान बेटा, मैंने तुम्हारा कमरा साफ़ करवा दिया है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ। अबान जाओ भाई को कमरा दिखाओ। हरीम बेगम अजान को देख मोहब्बत से बोली तो वो वहाँ
सर हिलाता अबान के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अबान उसे कमरे के बाहर छोड़कर वापस नीचे आ चुका था। दरवाज़ा धकेलता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ। अजान ने कमरे में नज़रें घुमाई तो हर चीज़ वैसी ही लग रही थी जैसी बरसों पहले उसके पुराने घर में थी। कुछ नहीं बदला था, सब वैसे ही सेट किया गया था। अजान सर झटकता हुआ अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। 10 मिनट बाद वो शॉवर लेकर वॉशरूम से निकला। आईने के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था जब हीरा दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। भाई आ जाएं, खाना लग गया है। ओके गुड़िया, आप जाओ, मैं आता हूँ, अजान हल्की सी स्माइल के साथ बोला तो वो भी जी अच्छा कहती कमरे से निकल गई। कुछ ही देर में अजान भी उसके पीछे ही कमरे से निकल गया। उसके आते ही सब ने साथ मिलकर हल्की फुल्की नोक झोंक में खाना खाया। खाना खाने के बाद मुलाजमा ने बर्तन समेटे। अब दोनों बहन भाई अजान के साथ हॉल में बैठे टीवी पर कोई एक्शन मूवी देख रहे थे। सबको एक साथ खुश देखकर हरीम बेगम ने नम आंखों से दिल से उन्हें खुश रहने की दुआ दी। चलो बच्चों, बहुत टाइम हो गया है, तुम दोनों ने सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है और अजान भी थका हुआ है, चलो जाओ सो जाओ। हरीम बेगम हॉल में दाखिल होते हुए बोली। छोटी मामा बस 5 मिनट। अबान उनकी तरफ देखकर बोला। नो, जाते हो या चप्पल उतारूं? हरीम बेगम घूर कर बोली। दोनों ही जिन की तरह 9 दो 11 हो गए, कहीं मार ही ना पड़ जाए। उनको गायब होता देख अजान का कहका लगा। पागल, अजान सर नफ़ी में हिलाता हुआ बोला। अजान, हरीम बेगम ने उसे पुकारा। जी छोटी मामा। अजान उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। अजान भी सर हिलाता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कल की निस्बत अलीज़ा की तबीयत आज ठीक थी। चारों के हर वक्त ख्याल रखने से वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा चुप और खामोश रहने लगी थी। इर्तिज़ा शाह ने एक बार भी उसकी तबीयत का नहीं पूछा था, जिससे वो काफ़ी हर्ट हुई थी। इर्तिज़ा शाह के कहने पर शाह हाउस में निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अब भी सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। अलीज़ा भी आज डाइनिंग टेबल पर जोहान और दानियल के दरमियान कुर्सी पर मौजूद सर झुकाए मरे दिल से खाना खा रही थी जब इर्तिज़ा शाह की कराहटदार आवाज़ गूंजी। साहिल तुम्हें कल शॉपिंग पर ले जाना चाहता है, निकाह का जोड़ा लेने के लिए। उनकी बात पर सब ने बेयकीनी से उन्हें देखा। अलीज़ा की आंख से एक आंसू निकला जो उसने सर झुकाकर जल्दी से साफ किया। जोहान ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां बींची। बाबा, अलीज़ा के साथ निकाह होना है, हुआ नहीं है और हम मर गए हैं क्या जो वो इसे शॉपिंग पर लेकर जाएगा? जोहान बामुश्किल खुद को कंट्रोल किए बोला। साहिल अगर अपनी होने वाली बीवी को अपने पसंद का जोड़ा दिलाना चाहता है तो इसमें क्या गलत है? वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। मैंने उससे बोल दिया है कि वो अलीज़ा को ले जा सकता है। इर्तिज़ा शाह सख्ती से बोले। साहिल कल सुबह 10 बजे लेने आएगा इसे। और नवाब साहब, अगर बहन की खिदमतों से फुर्सत मिले तो सुबह ऑफिस चले आना। कहकर इर्तिज़ा शाह अपने कोट उठाए, एक नज़र सब पर डाले कमरे में निकल गए। अजान बेड पर बैठा मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था जब हरीम बेगम हाथ में 2 कप कॉफ़ी के पकड़े कमरे में दाखिल हुई। उनको आता देख अजान ने मोबाइल बंद करके साइड पर रखा। कॉफ़ी, वो उसकी तरफ कॉफ़ी बढ़ाते हुए बोली। थैंक्स, अजान उनके हाथ से मग लेते हुए बोला। वो ट्रे साइड टेबल पर रखती खुद कदम कदम चलती हुई खिड़की पर जा खड़ी हुई और कुछ देर खामोश खड़ी रहने के बाद बोलना शुरू किए। अजान, तुम मुझसे पूछते रहना कि क्यों मैं तुम्हें पाकिस्तान नहीं आने देती, ऐसी क्या वजह है? आज वही वजह मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। अजान, आज मैं तुम्हें एक बरसों पुराना राज बताने जा रही हूँ जिसको छुपाने के लिए मैंने तुम्हें खुद से दूर किया था ताकि तुम कहीं वक्त से पहले ही वो राज ना जान लो, लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हें सारी हकीकत बताने का। कैसी हकीकत छोटी मामा? अजान सवालिया नज़र से उनकी तरफ देखकर बोला। पहले तुम बैठो। हरीम बेगम ने उसे बैठने का इशारा किया। उसके बैठते ही वो दोबारा बोलना शुरू हुई। तुम्हें पता है ना, मैं और तुम्हारी माँ हम बचपन की सहेलियाँ थी। हम हर जगह साथ पाई जाती थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि जब शहर की शादी तुम्हारे बाबा से हो गई उसके बाद भी हमारी दोस्ती में कुछ नहीं बदला। 4 साल गुजरे और देखते ही देखते तुम्हारे चाचू के साथ मेरी शादी तय हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे
کہ اب ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ میری شادی سے 1 ماہ پہلے ہی تم اس دنیا میں آئے تھے۔ تمہارا چھوٹا چھوٹا ہاتھ پاؤں مارنا، میری گود میں آ کر فوراً چپ ہو جانا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ پائی جاتی تھی۔ تم شہر سے زیادہ میرے پاس رہنے لگے۔ حریم بیگم بھرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی، اچانک چپ چاپ انہیں سن رہا تھا۔ وقت یوں ہی بیت گیا۔ ارسلان، زہیب حمدانی اور ارتضیٰ بھائی تینوں ایک دوسرے کے بہت عزیز اور قریبی دوست تھے۔ بزنس میں ایک ساتھ پارٹنرز بھی تھے۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں بہت اداس رہنے لگی تھی، لیکن پھر ہمیں جلدی ہی اللہ نے وہ خبر دی جس کا ہمیں کب سے انتظار تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ارسلان اس دن بہت خوش تھے اور ہماری اسی خوشی کو کسی کی بری نظر لگ گئی۔ اسی رات شہر اور زہیب بھائی کسی دوست کی بزنس پارٹی میں گئے ہوئے تھے اور آتے وقت ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حریم بیگم آنسوؤں سے تر چہرے سے بول رہی تھی، اذان کی خود کی آنکھیں بھی نم تھیں، اور اس دن ہماری بسی بسائی دنیا ایک دم اجڑ گئی۔ اس دن میری جان سے عزیز بہن جیسی دوست مجھ سے چھوڑ کے چلی گئی۔ سر پر محبت سے ہاتھ رکھنے والے زہیب بھائی کو ہم نے کھو دیا۔ ارسلان اس دن بہت روئے، بہت تڑپے تھے۔ ہیرا اور عبان تو اس وقت چھوٹے تھے، لیکن اس حادثہ کا سب سے زیادہ اثر تم پر ہوا تھا۔ تم اس وقت 10 سال کے تیز سمجھدار بچے تھے۔ اپنے ماں باپ کی اس اچانک موت پر تمہارے دماغ پر کافی برا اثر پڑا تھا۔ نہ ہی تم کسی سے بات کرتے تھے، نہ ہی پہلے کی طرح ہنستے مسکراتے تھے، صرف ایک جگہ پر چپ چاپ خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ ارسلان تمہاری حالت دیکھ کر کافی پریشان رہنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈاکٹر سے تمہارا علاج کروایا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑتا گیا۔ میرا 7واں ماہ چل رہا تھا۔ انہی دنوں میری بہن کے گھر بھی خوشی آنے والی تھی۔ میں اپنے دھیان سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں پیٹ کے بل زمین پر گری۔ درد کی وجہ سے میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی، جو ارسلان نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سنی، اور مجھے زمین پر گرا دیکھ وہ جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ ملازمہ کی مدد سے انہوں نے جلدی سے مجھے گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل روانہ ہو گئے۔ مجھے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ہم کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، اور انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے مجھے بچانے کا فیصلہ کیا۔ آخر 2 گھنٹے کی طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ ارسلان ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر پریشانی سے بولا، شی از آل رائٹ مسٹر حمدانی، اور میرا بچہ؟ انہوں نے ایک امید سے پوچھا۔ سوری، ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ان کا بھی 7واں ماہ چل رہا ہے۔ اوپر سے وہ سیڑھیوں سے گر گئی، ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اور دوسری طرف میری بڑی بہن اسما آپی، جو ارتضیٰ بھائی کی بیوی تھیں، وہ ایک بہت ہی حسین ننھی سی پری کو جنم دے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک طرف جان سے پیاری بہن کو کھو دیا اور دوسری طرف اپنا بچہ۔ میں اس دن بہت روئی، بہت تڑپی تھی کہ اللہ نے مجھے اتنے صبر کے بعد دے کر واپس مجھ سے چھین لیا۔ پھر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد کچھ دنوں کے لیے اس ننھی سی پری کو میں اپنے گھر لے آئی، اور اس ننھی سی پری کو اپنے سینے سے لگائے بے تحاشا روئی تھی۔ پیدا ہوتے ہی بیچاری ماں کے لمس سے محروم ہو گئی۔ ارتضیٰ بھائی اسما آپی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی موت کے بعد وہ کافی صدمے میں تھے، انہیں کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب بھی میں اس ننھی سی جان کو اپنے ہاتھوں میں لیتی، ایک الگ احساس ہوتا۔ اس کے رونے سے میرا کلیجہ پھٹتا تھا۔ ایک دن میں علیزے کو بیڈ پر لٹا کر کچن میں ہیرا کا دودھ گرم کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے وہ نیچے گرنے لگی تھی، لیکن تم اسی وقت کسی کام سے میرے کمرے میں آئے تھے اور علیزے کو گرنے سے بچایا تھا۔ ایک ہی نظر میں تمہیں وہ چھوٹی سی سنہرے بالوں والی گڑیا بہت پیاری لگی۔ تم اسے اٹھائے سیدھا میرے پاس کچن میں آئے، اور کافی غصے میں تم نے مجھ سے بات کی تھی کہ میں کیسے اسے اکیلے کمرے میں چھوڑ آئی، اگر وہ گر جاتی تو۔ مجھے تب تمہاری بات سے زیادہ تمہارے لہجے پر حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ تم نے مجھ سے کبھی بھی غصے سے بات نہیں کی تھی۔ حریم بیگم اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ پھر وقت گزر گیا۔ پورے 1 سال علیزے میرے پاس رہی۔ اس 1 سال میں مجھ سے زیادہ علیزہ تمہارے ساتھ پائی جاتی تھی۔ روتی تو تمہاری گود میں آ کر چپ ہو جاتی۔ تم اسے لے کر بہت زیادہ پوزیسو تھے۔
ہیرا اور ابان کو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے۔ تمہاری علیزہ کا کھلکھلانا مستیاں ہر وقت گھر میں گونجتی رہتی۔ تمہیں ٹھیک ہوتے دیکھ میں نے اور ارسلان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تم ہر وقت اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، لیکن جس بات کا مجھے اور ارسلان کو ڈر تھا پھر وہی ہوا۔ اور 1 سال بعد ارتضیٰ بھائی کو علیزے کی یاد آ گئی اور انہوں نے علیزے کو واپس مانگ لیا۔ میں اس دن علیزے کو اپنے سینے سے لگا کر بے تحاشا روئی تھی۔ ہم انہیں کیسے منع کر دیتے، ان کا حق تھا علیزے پر، باپ تھے وہ۔ تم علیزے کو ارسلان کو نہیں دے رہے تھے۔ بہت مشکل سے ارسلان نے زبردستی تمہارے ہاتھوں سے علیزے کو لے لیا تھا اور اکیلے ہی علیزے کے لیے شاہ ہاؤس روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد تم بے تحاشا روئے تھے کہ اس کی پرنسس ہم سب سے اس نے چھین لی ہے۔ بہت پکارا تم نے اپنی پرنسس کو۔ حریم بیگم اس کی طرف دیکھ نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی، ابھی ارسلان علیزے کو شاہ ہاؤس چھوڑ کر آدھے راستے ہی آئے تھے کہ ان کی گاڑی بلاسٹ ہو گئی۔ اس دن وہ آخری سہارا بھی ہم سے چھین لیا۔ اذان نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو ایک بار پھر کسی کی نظر لگ گئی۔ ان کی موت کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی بہت مشکل سے تم تینوں کے لیے میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ پھر ارسلان کی موت کے بعد 1 ماہ بعد مجھے ارتضیٰ شاہ اور ارسلان کے دوست کی کال آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ارسلان کی گاڑی میں بم فٹ کیا گیا تھا جو ارتضیٰ شاہ نے کروایا تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ کیسے اپنے بھائی جیسے دوست کو مروا سکتے ہیں۔ وہ تینوں تو ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ اس نے اگلے دن بھی مجھے ارسلان کے پرسنل سیکرٹری کا فون آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ارتضیٰ شاہ نے گھر سمیت ساری پراپرٹی پر اپنا قبضہ جما لیا ہے اور مجھے جلد ہی گھر خالی کرنے کا بولو۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ جہاں میرے شوہر کی میری جان سے پیاری میری دوست کی یادیں وابستہ تھیں، میں اسی گھر سے تم تینوں کے ساتھ کچھ ضروری سامان اپنے ساتھ لیے خود سے یہ وعدہ کر کے نکلی تھی کہ بہت جلد ارتضیٰ شاہ سے اپنے سب کچھ واپس لے لوں گی، بہت جلد اسے بھی اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ میں دوپہر کے وقت تم تینوں کا ہاتھ پکڑے دھڑ دھڑ کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ آخر ہمت کر کے ایک پرانے سے محلے میں 2 کمرہ مکان کرائے پر لیا۔ ہیرا اور ابان اس وقت 2 سال کے تھے اور تم سمجھدار ہونے کے باوجود اچانک علیزہ کے خود دور جانے کی وجہ سے صدمے میں تھے۔ تم حد سے زیادہ سنجیدہ اور غصے والے ہو گئے تھے۔ تمہاری ایسی حالت دیکھ کر آخر میں نے تمہیں پڑھنے کے لیے لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پرسنل اکاؤنٹ میں کچھ ہماری ضروریات کے حساب سے رقم موجود تھی، جس سے میں نے تمہیں لندن بھیج دیا اور خود ایک سرکاری اسکول ٹیچر کی نوکری کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا سو گزر گیا۔ اب ماشاءاللہ سے تم ایک کامیاب بزنس مین ہو، جس کے سامنے ارتضیٰ شاہ ایک معمولی سی چیز ہے۔ حریم بیگم نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھ کر بولی۔ اذان کا چہرہ اس وقت آنسو سے تر تھا، جسے حریم بیگم نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ مجھے معاف کر دیں چھوٹی ماں، میں آپ کے لیے اس وقت کچھ نہیں کر سکا۔ آپ نے ہمارے لیے ان گزرے سالوں میں کتنا کچھ سہا ہے۔ اذان ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح روتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہیں میری جان، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، نہیں میری ہی غلطی ہے۔ اذان نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اذان، حریم بیگم نے اسے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اذان، میں تمہاری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہوں۔ حریم بیگم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جتنا مقام میری زندگی میں میری ماں کا ہے، اس سے بھی کئی بڑھ کر آپ کا ہے۔ اذان ان کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے چومتا ہوا بولا، کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ وہ ایک امید سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، اسے بچا لو۔ اذان، علیزہ سے نکاح کر لو، نہیں تو تمہاری پرنسس مر جائے گی۔ حریم بیگم آنکھوں میں آنسو لیے تکلیف سے بولی۔ اذان نے سوالیہ نظر سے انہیں دیکھا کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ علیزہ کو بچا لو، اپنی پرنسس اور میری بچی کو بچا لو، پر پرسوں اس کا نکاح ہے۔ ارتضیٰ شاہ زبردستی اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے کروا رہے ہیں جو نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اپنا منہ کالا کر چکا ہے۔ ہر روز وہ کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلتا ہے۔ ایک شرابی اور زنی کے ساتھ میری معصوم بچی کا نکاح کر رہا ہے۔ اب بھی کسی نہ کسی وجہ سے وہ علیزہ کا نکاح ایسے شخص کے ساتھ کر رہا ہے۔ اذان، اسے بچا لو۔
میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہاری پرنسس مر جائے گی لیکن اس گھٹیا آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اذان، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بچی کو بچا لو۔ حریم بیگم روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی التجا کر رہی تھیں۔ اذان نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا اذان زہیب ہمدانی کا آپ سے وعدہ ہے، کل شام تک وہ مسز اذان زہیب ہمدانی کے نام سے پورے حق سے اس گھر میں موجود ہوگی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور دل ہی دل میں ارتضیٰ شاہ کو اس کے انجام تک پہنچانے کا عہد بھی۔ اذان نے سختی سے کہتے ہی اپنے لب ان کے ماتھے پر رکھ دیے۔ اس کی بات سن کر حریم بیگم نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ تیار ہو جاؤ پرنسس، اب بہت جلد تم میرے پاس آؤ گی اور تمہارے اس گھٹیا باپ کو اب اس کے کرموں کا حساب دینا ہوگا۔ اذان دل ہی دل میں علیزہ کو مخاطب کرتا ہوا بولا۔ اس وقت اس کی آنکھیں اور غصہ وحشت سے لال ہونکارا ہو رہی تھیں۔ اذان حریم بیگم کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اسے کس طور سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو وہ اپنے کمرے سے منسلک بالکنی میں چلا گیا، جہاں ہر طرف رات کا اندھیرا چھایا خوفناک منظر بیان کر رہا تھا۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے حریم بیگم کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اذان پلیز اپنی پرنسس کو بچا لو، نہیں تو وہ مر جائے گی، وہ میری معصوم بچی کو بچا لو۔ اذان کے کانوں میں حریم بیگم کے کہے گئے کچھ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بے بسی سے اس نے اپنے بال مٹھیوں میں سختی سے جکڑے۔ کسی طور پر بھی اس کا دماغ پرسکون نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہ بات سکون نہیں دے رہی تھی کہ اس کے جان سے عزیز چاچو کو مارا گیا ہے اور قاتل سر عام گھوم رہا ہے۔ پھر کتنی ہی دیر وہ بالکنی میں کھڑا حریم بیگم کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا، اور آخرکار کچھ سوچتے ہوئے اس نے جیب سے فون نکال کر کسی کا نمبر ملایا۔ پہلی ہی بیل پر دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے مصروف سی آواز آئی۔ اذان زہیب ہمدانی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی بھاری روبدار آواز میں بولا۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا۔ سامنے والے نے جلدی سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں سر، آپ کب آئے پاکستان؟ آج ہی آیا ہوں، مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ اذان اپنی سرد آواز میں پیشانی سے مسلتا ہوا بولا۔ جی سر، حکم کیجیے، سامنے والا ذوق سے انداز میں بولا۔ اذان کے بولنے کے بعد وہ بولا، اوکے سر، کام ہو جائے گا۔ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور اپنے بوجھل قدم واش روم کی جانب بڑھائے۔ 10 منٹ بعد وہ وضو کر کے واش روم سے نکلا اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو غفور و رحیم ہے، تو ہی ہم گناہ گاروں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ یا اللہ، مجھے ہمت دینا کہ میں اپنی چھوٹی ماما کے گناہ گاروں کو ان کے انجام تک پہنچا سکوں، اور میرے اور سب کے حق میں جو بہتر ہے وہ کرنا۔ اے میرے مالک، مجھے ہمت دینا کہ میں ہر ڈگمگاتے قدم پر صحیح فیصلہ کر سکوں۔ دعا مانگ کر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ نماز ادا کر کے وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، چھم سے اس کی آنکھوں کے پردے پر کسی پری کی پرچھائی آئی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر سر جھٹکتا ہوا دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ پچھلے 9 سال سے ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا، چھم سے کوئی پری اس کی آنکھوں کے پردے پر لہراتی۔ کبھی کبھی وہ اس سے خواب سے کافی جھنجھلایا جاتا، لیکن وقت کے ساتھ اب اسے عادت ہو سی گئی تھی۔ وہ بغیر تاثر لیے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی وہ لیٹے ہوئے مسلسل حریم بیگم کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ ارتضیٰ شاہ کی صبح والی بات پر علیزہ کافی دکھ ہوئی تھی۔ پورا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا۔ اب بھی شام کے کھانے کے لیے اس نے یہی کہہ کے منع کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ علیزہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب تینوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ جانتی تھی دروازے پر کون ہے، اس لیے وہ ویسے ہی بیڈ پر لیٹی رہی۔ گڑیا میری جان، کیا ہوا؟ ذوحان پیار سے اس کے سنہری بالوں کو سلاتا ہوا بولا۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے بھوک ہے، آپ پلیز جاؤ۔ علیزہ بھرائی ہوئی آواز میں ویسے ہی لیٹے ہوئے بولی۔ اسے روتا دیکھ تینوں ہی تڑپ گئے۔ میری جان، بات تو سنو پلیز۔ ذوحان اس کا ہاتھ پکڑے اسے بیٹھاتے ہوئے بولا۔ بھائی پلیز، آپ بابا کو منع کر دیں، میں نہیں جانا چاہتی اس کے ساتھ، علیزہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔
बाबा क्यों नहीं समझ रहे? मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती। अगर वो मुझे जहर पीने का भी कह देते तो वो भी मैं खुशी खुशी पी लूँगी। अगर वो मेरी शादी किसी गरीब घर में भी कर देते तब भी मैं उफ तक नहीं करूँगी। वो मुसलसल रोते हुए बोल रही थी। सुहान ने नम आंखों से उसे खुद में बींचा। अलीज़ा मेरी जान, प्लीज़ रो तो मत, तुम्हारे आंसू हमें तकलीफ़ देते हैं। दानियल अपने हाथों से उसके आंसू साफ करता हुआ बोला। तुम बस इतना याद रखना कि तुम्हारे भाई तुम्हारा निकाह किसी भी सूरत में उस इंसान के साथ नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। जुहान उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए मोहब्बत से बोला। चलो अब ये रोना धोना छोड़ो, रो रो कर तुम चुड़ैल से भी बदतर लग रही हो। पिज़्ज़े, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारी वजह से मैंने भी नहीं खाया खाना। गाजी माहौल में छाई उदासी दूर करते हुए बोला तो सभी मुस्कुरा दिए। फिर सबने बारी बारी अपने हाथों से उसे निवाला बनाकर खिलाए और उसे हंसते हुए सबने खाना खिलाया। आज मौसम काफ़ी गर्द आलूदा था। आसमान में कई हल्के कई घेरे बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी तेज़ हवा चल रही थी। इर्तिज़ा शाह और जुहान ऑफिस गए हुए थे। दानियल भी अपनी जॉब पर गया हुआ था। गाजी को आज यूनी से छुट्टी थी, इसलिए वो हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। मिशाल किचन में गाजी और अपने लिए चाय बना रही थी। अलीज़ा अपने कमरे में थी। तभी दाखिली दरवाजे से साहिल अंदर आता दिखाई दिया। गाजी ने उसे देखते ही मुँह बनाया। हाय साले साहब, कैसे हो? साहिल उसके सामने हाथ हिलाता हुआ मुस्कुराकर बोला। तमीज़ से बात करो, मैं तुम्हारा कोई साला वाला नहीं लगता हूँ। गाजी गुस्से से बोला। अभी साहिल कुछ बोलता कि मिशाल किचन से निकलती हुई दिखी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, साहिल उसे देखता हुआ बोला। वालेकुम सलाम। मिशाल उसकी तरफ देखकर बोली। आओ बैठो, मैं चाय लाती हूँ। कहते ही वो किचन की जानिब बढ़ने लगी। नहीं भाभी शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस आप अलीज़ा को बुला दें। साहिल उनकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला। ओके तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ। मिशाल कहते ही ऊपर की जानिब बढ़ गई। मिशाल जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, अलीज़ा कोई किताब पढ़ रही थी। अलीज़ा तैयार हो जा, नीचे साहिल आया है, तुम्हें शॉपिंग पर ले जाने। उसके बाद सुनकर अलीज़ा ने बेबसी से उनकी तरफ देखा। भाभी प्लीज़, मुझे नहीं जाना उनके साथ। बाबा और आप सब लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? प्लीज़ हाँ भाई को बोले ना कि वो बाबा को मना कर दें। वो रोती हुई उनके सामने एक बार फिर बेबसी से फरियाद कर रही थी। मेरी जान प्लीज़ रो तो मत, हम कौन सा तुम्हारा निकाह अभी उसके साथ कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ वो तुम्हें शॉपिंग पर ले जा रहा है। मिशी उसे प्यार से समझाते हुए बोली। लेकिन मैं उस शख्स के साथ शॉपिंग पर क्या उसके सामने भी नहीं जाना चाहती। उस घटिया शख्स का वजूद जब भी अपने आसपास महसूस करती हूँ ना तो मुझे वहशत होती है, ऊपर से उसकी गंदी बेबकी नज़रें। वो रोती हुई गुस्से और बेबसी से बोली। मेरी जान, इस सब में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें उसके साथ शॉपिंग पर ही जाना होगा, ये बाबा का हुक्म है। बाबा का हुक्म तो ये भी है कि मेरा निकाह वो किसी सूरत भी उस घटिया शराबी और जनी इंसान के साथ करवाएंगे। वो गुस्से से चिल्लाकर बोली और बेबसी से वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। मिशी तड़प कर उसकी जानिब बढ़ी और जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपने सीने में बींच लिया। भाभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों बाबा मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? किस बात की वो अपनी इतनी बड़ी सज़ा मुझे दे रहे हैं? वो हिचकियों के दरमियान रोते हुए बेवजह से बोल रही थी। मेरी जान सब ठीक हो जाएगा, जुहान ने कहा है ना कि वो तुम्हारा निकाह नहीं होने देगा। रब की ज़ात और अपने जान देने भाइयों पर भरोसा रखो मेरी जान। जुहान मर जाएगा लेकिन कभी भी तुम्हें किसी गलत के हाथों में नहीं जाने देगा। मिशी उसे प्यार से समझाते हुए बोली। चलो शाबाश, अब उठो और जल्दी से तैयार हो जाए, वो कब से तुम्हारा नीचे वेट कर रहा है। अच्छी खासी जेब ढीली करवा कर आना, ना होने वाले दूल्हे राजा की। मिशी कमरे से जाते हुए शरारत से बोली। साहिल पास रखे सोफे पर बैठा था। गाजी ना चाहते हुए भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन यूज़ करने लगा। अभी उसे बैठे 15 मिनट ही हुए थे कि मिशाल के साथ उसे सीढ़ियाँ उतरती अलीज़ा को दिखी, जिसने वाइट पैरों तक आती फ्रॉक पहने, साथ ही वाइट हिजाब के आसमान से कोई उतरती हुई परी लग रही थी। साहिल यकटक उसे देख ही जा रहा था। उसके ऐसे देखने से गाजी की गुस्से से मिठियाँ भींच गई। आ गई वो। गाजी उसकी तरफ देखकर चबा चबा कर बोला। अलीज़ा अभी भी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। मिशाल बामुश्किल उसे समझा बुझाकर नीचे लाई थी। अलीज़ा ने एक नम नज़र गाजी पर डाली तो वो नज़र चुरा गया। चलें, साहिल उसकी तरफ देखकर बोला।
तो अलीज़ा ना चाहते हुए भी बोझल कदमों के साथ उसके साथ चल पड़ी। आधे घंटे की मसाफत के बाद वो मॉल पहुंचे थे। साहिल उससे अपनी पसंद की महंगी तरीन चीज़ें दिला रहा था। वो जो भी उसे पूछता वो बेदिली से हाँ कर देती। उसका बस नहीं चल रहा था वो उड़कर घर पहुंच जाए। उसे ऐसे माहौल से उसके वजूद से वहशत हो रही थी। ऊपर से इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो पिछले 2 घंटों से मुसलसल मॉल में ख्वार हो रही थी। तभी उसे हर थोड़ी देर में मुसलसल किसी चीज़ की तपिश अपने ऊपर महसूस हो रही थी। उसने घबराकर आसपास नज़रें घुमाई तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया। उसे अब इस माहौल से ज़्यादा और खौफ आने लगा। डर के मारे उसका दिल घबरा रहा था। अलीज़ा चलो इस शॉप से चलते हैं। साहिल उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। किसी ने बहुत जब से अपनी वहशी लाल आंखों से सामने का मंजर देखा और कुछ से मुट्ठियां भींच ली। अलीज़ा बहुत ही गैर महसूस अंदाज से उसके हाथ से अपना हाथ निकाला और उसकी तरफ देखकर बोली, प्लीज़ बस कर रहे हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। वो बेबसी से उसकी तरफ देखकर बोली, ओह तो आप मुझे पहले बता देती। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, हम अभी चलते हैं घर। और इससे अपनी नज़र के हसार में रखते हुए बोला, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है आप वॉशरूम हो आएँ, तब तक मैं बिल क्लियर करवाता हूँ। वो मुस्कुराकर बोला तो वह सर हाँ में हिलाती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वॉशरूम आकर उसने नकाब उतारकर फेस वॉश किया। अभी नकाब दोबारा करके पलटने ही लगी थी जब शीशे में उसे किसी का अक्स दिखाई दिया। अलीज़ा ने जल्दी से मुड़कर पीछे देखा तो सामने कोई लड़का ब्लैक पैंट शर्ट पहने, चेहरे पर भी ब्लैक मास्क लगाए खड़ा उसे ही देख रहा था। सिर्फ आंखें वाज़ेह नजर आ रही थी जो इस वक्त किसी आग के शोले से कम नहीं लग रही थी। कौन हैं आप और लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हैं? अलीज़ा उसकी सर्द आंखों में देखती डरते हुए बोली। वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर कदम कदम चलता हुआ उसके नज़दीक आया। अलीज़ा डरकर 2 कदम पीछे हुई। प्लीज़ मेरे नज़दीक ना आए। अलीज़ा आंखों में आंसू का समंदर लिए अटकते हुए बोली। सामने वाले ने हाथ बढ़ाकर उसका नकाब उतारा। अलीज़ा ने तड़प कर उसकी जानिब देखा। वो उसके इस कदर हसीन और वजीहा हुस्न में खो ही गया। बिलाशुबा वो हुस्न की देवी थी। वो यकटक उसे देखे जा रहा था। ऊपर से रोने की वजह से उसकी लाल आंखें। प्लीज़ पीछे हटें, कौन हो आप प्लीज़? अलीज़ा डर से मुसलसल कांपते हुए बोल रही थी। अलीज़ा की आवाज़ सुनकर वो होश में आया। मैं तुम्हारा होने वाला शौहर नामदार, माई प्रिंसेस। वो इसके कान के करीब झुकता हुआ सरगोशी से आवाज़ में बोला। अलीज़ा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा और अगले ही पल वो उसे कोई भी तवक्का दिए बगैर उसके चेहरे पर रुमाल रख गया। वो मज़ामत भी नहीं कर सकी और कुछ ही सेकंड में वो इसके मजबूत कसरती बाजू में झूल गई। अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ मिस्टर इर्तिज़ा शाह। बहुत जल्द तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी और तुम मौत की भीख मांगोगे जो तुम्हें जल्द नसीब नहीं होगी और ना मैं होने दूंगा। अजान तसव्वुर में दूसरे इंसान को मुखातिब करता हुआ बोला और एक नज़र अपनी बाहों में मौजूद उस हसीन परी पर डाले उसे बाहों में भरता वहाँ से निकलता चला गया। साहिल बिल क्लियर करके वापस आया और अलीज़ा का इंतज़ार करने लगा। मुसलसल आधा घंटे के इंतज़ार के बाद जब वो वापस नहीं आई तो वो परेशानी से वॉशरूम की जानिब बढ़ा। लेडीज़ वॉशरूम के बाहर पहुंचकर वो कशमकश का शिकार था कि अंदर जाए या नहीं कि तभी उसे एक लड़की वॉशरूम से निकलती हुई देखी। वो जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा। मैम एक्चुअली मेरे साथ एक लड़की थी, वो कुछ ही देर पहले वॉशरूम गई थी। उसने वाइट फ्रॉक के साथ वाइट हिजाब किया हुआ था। क्या वो अंदर है? साहिल तफसील से उस लड़की को बताते हुए बोला। नहीं अंदर तो कोई भी लड़की नहीं है। वो लड़की नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। जी अंदर कोई भी लड़की नहीं है। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद साहिल ने परेशानी से अलीज़ा को पूरे मॉल में ढूंढा लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली। साहिल ने परेशानी से पेशानी मसलते हुए जेब से फ़ोन निकालकर नंबर डायल किया। कुछ ही देर में कॉल रिसीव कर ली गई। डैड, साहिल ने परेशानी से उन्हें पुकारा। क्या हुआ साहिल, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हम तो अलीज़ा के साथ शॉपिंग पर गए थे ना। डैड अलीज़ा खो गई, साहिल बेबसी से बोला। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? दिमाग तो ठिकाने पर है ना? फिर साहिल ने मॉल आने से लेकर अलीज़ा के वॉशरूम जाने तक सब कुछ बता दिया। डैड मैंने उसे पूरे मॉल में ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं क्या करूं डैड? रिलैक्स साहिल, ऐसा करो तुम अभी फ़िलहाल वापस आओ। जी डैड।
कह कर उसने फ़ोन बंद कर दिया। साहिल ने एक बेबस नज़रें मॉल में दौड़ाई और कुछ सोचते हुआ अलीज़ा के घर की राह ली। सर पर हाथ रखे उसने अपनी मुंडी मुंडी आंखें खोली। इस वक्त इसका सर दर्द फटा जा रहा था और हाथ के सहारे बैठने की कोशिश करने लगी। उसका सर मुसलसल चकरा रहा था। बामुश्किल उसने अपनी आंखें खोली। फिर कुछ हवस बेदार होने पर उसे मॉल वाला सारा वाक़या याद आया। अलीज़ा जल्दी से बेड से उठी और एक नज़र खूबसूरत से खाली कमरे में दौड़ाई। ये मैं कहाँ हूँ? ये मेरा कमरा तो नहीं है। अलीज़ा दिल में खुद से हम कलाम हुई। या अल्लाह, ये मैं कहाँ फंस गई? कुछ समझ नहीं आने पर अलीज़ा वहीं ज़मीन पर बैठी घुटनों में सर दिए रोने लगी कि तभी दरवाज़ा धकेलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। अलीज़ा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर खौफ से खुद में सिमटी। अलीज़ा, किसी ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। अपने नाम की पुकार सुनकर अलीज़ा ने डरते हुए घुटनों से सर उठाकर आने वाली हस्ती को देखा, जहां सामने ही कोई नूरानी चेहरे वाली औरत मोहब्बत से उसके बाल सहला रही थी। आप कौन है और मैं कहाँ हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है? अलीज़ा उनकी तरफ देखकर बोली, शायद कहीं देखा हो, लेकिन प्लीज़ आंटी, आप जो कोई भी हैं मुझे मेरे वापस घर छोड़ आए। मेरे भाई बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अलीज़ा हिचकियों के दरमियान बामुश्किल रोते हुए बोली। हरीम बेगम ने तकलीफ़ से अपनी अजीज़ भांजे को देखा। अलीज़ा, मेरी जान, मैं तुम्हारी खाला हूँ, मेरी बच्ची। हरीम बेगम मोहब्बत से उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए बोली। उनकी बात सुनकर उसे ज़ोरदार झटका लगा। खाला? अलीज़ा के लब हड़बड़ाए। हैरत और बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारी खाला हूँ, हरीम खाला। वो उसे देखती नम आंखों से मुस्कुराकर बोली। लेकिन सब तो बोल रहे थे आप मर चुकी हैं। अलीज़ा उनकी तरफ देख बेयकीनी से बोली। हरीम बेगम ने अलीज़ा की बात पर तकलीफ़ से आंखें मींची। मेरी जान, मैं मरी नहीं हूँ, लेकिन उस घर के लोगों के लिए मैं बहुत पहले ही मर चुकी हूँ। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई बोली। अच्छा, ये सब बातें छोड़ें और यहाँ ऊपर आकर बैठो। हरीम बेगम ने उसे फर्श से उठाकर अपने साथ बेड पर बिठाया। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मामा भी मुझे पैदा कर इस दुनिया से चली गई थी, और आप भी, आपको पता है पापा मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते। वो मेरा निकाह एक गंदे इंसान के साथ करवा रहे हैं। अलीज़ा उनके गले लगी रोते हुए मुसलसल उनसे शिकवा कर रही थी। मेरी जान, मुझे सब पता है। हरीम बेगम प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोली। आपको कैसे पता? वो इनकी तरफ सवाल नज़र से देखती हुई बोली। जुहान ने बताया। जुहान भाई? अलीज़ा हैरत से उन्हें देखते हुए बोली। हाँ, जुहान भाई आपको कहाँ मिले? वो आपसे बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे तो कभी नहीं बताया। वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। मेरी जान, वो मुझे मार्केट में मिला था, तब उससे मुलाकात हुई थी मेरी। और अब ये सब बातें छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी जान, मैं तुम्हें ज़्यादा दिन अपने पास नहीं रख सकती, और अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया कि तुम मेरे पास हो और वो तुम्हें लेने आते हैं, तो मैं तुम्हें किसी भी हक से उनके साथ जाने से नहीं रोक सकती, और तुम्हारे बाबा तुम्हें यहाँ से लेकर जाकर तुम्हारा निकाह उस घटिया शख्स से करवा देंगे जिसमें जुहान भी बेबस है। मैं या कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। हरीम बेगम उसकी तरफ देखकर बोली। लेकिन मैं उस घटिया शख्स से निकाह नहीं कर सकती। कुछ पल भी उसका वजूद अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारी ज़िंदगी कैसे? नहीं खाला, प्लीज़ खाला जान, मुझे वापस नहीं जाना। वो रोते हुए उनके सामने इंतज़ार करने लगी। मेरी जान, इसलिए मैंने और जुहान ने एक फ़ैसला किया है तुम्हारे लिए। कैसा फ़ैसला? अलीज़ा मशकूक नज़रों से उन्हें देखते हुए बोली। मैंने और जुहान ने तुम्हारा निकाह उस शख्स के बजाय मेरे बेटे से करने का सोचा है। हरीम बेगम उसके चेहरे पर नज़र जमाए ठहर ठहर कर बोली। अलीज़ा को उनकी बात सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगा। वो आपका बेटा है जो मुझे यहाँ लेकर आया था? अलीज़ा कुछ सोचते हुए बोली। वही मेरा बड़ा बेटा। लेकिन मैं कैसे? मैं नहीं। अलीज़ा नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। मेरी जान, अजान बहुत अच्छा लड़का है, बस थोड़े गुस्से का तेज़ है। आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा। जुहान ने भी तुम्हारे लिए उससे ही चुना है, और अगर तुम वापस गई
तो तुम्हारा बाप तुम्हारा निकाह उसी से करवा देगा, जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी जान, ठंडे दिमाग से सोचो और फैसला करो। हरीम बेगम प्यार से कहती उसका माथा चूमते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये आपने मुझे कैसे इम्तिहान में डाल दिया है। एक तरफ वो घटिया शख्स जिससे शादी करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी, और दूसरी तरफ वो शख्स जिसे मैं जानती तक नहीं, कभी उसे देखा है। वो घुटनों में सर दिए रोने लगी। उसे अब एक फ़ैसला करना था। साहिल मॉल से सीधा शाह हाउस आया था। सब इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे जब दाखिले दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ। इतनी देर लगती है शॉपिंग करने में? तुम गुड़िया को सुबह से लेकर गए थे, अब शाम होने को आई है। गाजी उसे देखते ही भड़क उठा। अलीज़े कहाँ हैं? साहिल के साथ अलीज़े को ना पाकर दानियल ने पूछा। वो अभी 10 मिनट पहले ही ऑफिस से आया था। साहिल ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। अलीज़े कहाँ हैं? इस बार सुहान ने भी सख्ती से पूछा। वो पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली। साहिल ने बमुश्किल अटकते हुए बात मुकम्मल की। उसकी बात पर हॉल में मौजूद सब लोगों को झटका लगा। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ गई है? इस बार दिशा शाह भी बोले। अंकल, वो हम मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, वो मेरे साथ ही थी। फिर साहिल ने उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सब साकत नज़र से उसे देखने लगे। अलीज़े, सुहान के होठ फड़फड़ाए। किस कमीने इंसान, तू अपनी जिम्मेदारी पर हमारी गुड़िया को लेकर गया था और अब ये बकवास कर रहा है। दानियल गुस्से से उसका गिरबान पकड़कर चिल्लाया। मुझे कुछ नहीं किया। साहिल अपना आप उससे छुड़वाते हुए बोला। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा। दानियल एक बार फिर दहाड़ा। दानियल, छोड़ो साहिल को। इर्तिज़ा शाह सख्ती से बोले। बाबा, आपको आज भी हम ही गलत लग रहे हैं। दानियल दुख से बोला। साहिल की इसमें क्या गलती? खुद ही कमीनी किसी यार के साथ। बाबा, अभी उनका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था जब सुहान धाड़ा। उसकी इस कदर धाड़ सुनकर इर्तिज़ा शाह भी कांप गए। खबरदार, अगर आपने मेरी बहन के बारे में कुछ और कहा, मैं भूल जाऊंगा कि आपसे मेरा रिश्ता क्या है। जुहान लाल अंगारा आंखों से उनकी तरफ देखकर गुस्से से बोला और लंबे लंबे डाक भरता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में आकर जुहान ने फ़ोन निकालकर जल्दी से कोई नंबर डायल किया। उसका दिल मुसलसल घबरा रहा था। वो बेसब्री से दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होने का वेट कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन रिसीव होते ही उसने जल्दी से सलाम किया। सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। उसे अपने अंदर ढेरों सुकून उतरता महसूस हुआ। अभी उसके पास ही आई हूँ, देखो क्या फ़ैसला करती है। मुझे पता है कि वो हाँ कर देगी। जुहान सुकून से बोला। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उन्होंने लंबी सांस ली। जुहान, अलीज़े बहुत मासूम है, वो कैसे अजान का गुस्सा बर्दाश्त कर पाएगी? कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे उसके साथ? हरीम बेगम परेशानी से बोली। खाला जान, आप परेशान मत हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और अलीज़े के लिए अजान से अच्छा हमसफ़र कोई साबित नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। फिर कुछ एक दो बातों के बाद सुहान ने फ़ोन बंद कर दिया और सुकून से आंखें मोड़ ली। अब वो बेफिक्र था। उसकी बहन मजबूत हाथों में थी। जुहान के वहाँ से जाने के बाद इर्तिज़ा शाह भी गुस्से से तलमिलाते हुए घर से निकल गए। उनके जाने के बाद दानियल, मिशी और गाजी तीनों कमरे की जानिब बढ़ गए। भाई, गुड़िया को कुछ पता चला? दानियल अंदर दाखिल होता हुआ परेशानी से बोला। इस वक्त सब परेशानी से उसे देखने लगे। फिक्र मत करो, वो जहाँ है बिल्कुल ठीक है। जुहान उसकी तरफ देख सुकून से बोला। आपको पता है अलीज़े कहाँ है? इस बार मिशी ने सवाल किया। वो एक मजबूत इंसान के हाथों में है, जहाँ उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। सुहान सुकून से बोला। तो क्या अलीज़े हरीम खाला के पास है? इस बार गाजी हैरत जाहिर करता हुआ बोला। और ये बात बाबा को पता नहीं चलनी चाहिए कि हमें पता है गुड़िया कहाँ है। सुहान इस बार सख्ती से बोला। तो सबने ताबदारी से सर हिलाया। दानियल और गाजी कमरे से जाने लगे जब सुहान की आवाज़ आई। जी भाई। वो दोनों इसकी तरफ देखकर बोले। अलीज़े की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाओ और पुलिस स्टेशन में। पता तो चलना चाहिए कि हमें अलीज़े के बारे में कुछ नहीं पता। जुहान आंखें मोंडे आराम से बोला। जी भाई। दानियल के साथ वो दोनों भी मुस्कुरा दिए।